अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ डायनामिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा सोलो ग्रोथ मॉडल के हवाले से जो भी डिटेल वगैरह होगी वो डिस्कस कर लेंगे। रैंडमली एक टॉपिक है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक बुक से या इस तरह नहीं लिया गया, एक PDF है, उसको सिंपल हम डिस्कस करेंगे। सो वाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स ऑफ सर्विसेज इज़ इम्पोर्टेंट, इट हैज़ मल्टी डायमेंशनल। ओके, जस्ट डिस्कशन हमारी इतनी होगी कि जो चीज़ इस PDF में है वो डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आपको स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही होगी, तो ये PDF आपने अपने पास ओपन कर लेना है। ओके जी, व्हाट इज़ डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक्स? डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप मॉडल ऑफ ग्रोथ इन विच गुड्स, लेबर एंड एसेट्स, या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्ट्स मेनली टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लिकल ग्रोथ। बेसिकली जो डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है ना, वो हमारे पास मॉडल ऑफ ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। उसको ग्रोथ के हवाले से हम देखते हैं, जिसके अंदर फिर हम लेबर को देखते हैं, ठीक है। एसिड देख लेते हैं, एसिड में हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, उसमें हमारे पास कार है, उसके अलावा कंप्यूटर है, ठीक है, चेयर्स हैं, वो सारे उस कंपनी के एसिड हैं, ठीक है। तो इस तरह लेबर, एसिड, गुड्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं या इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन यह है कि ये हम करते क्यों यूज़ हैं? सिर्फ साइक्लिकल ग्रोथ को चेक करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। इन सिंपल वर्ड हम ये कह रहे हैं, डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रोथ का मॉडल है, जिसके अंदर लेबर, गुड्स एंड एसिड वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। और उनको डिस्कस या एक्सप्लोर क्यों करते हैं? ताकि हम साइक्लिकल ग्रोथ को देख सकें, ठीक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल या जनरल इकोनॉमिक फैक्टर को डिस्कस करती है, ठीक है। आप इस तरह कह सकते हैं। एग्जाम्पल चले हम दे देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं तो मींस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। लेकिन वही बात अगर हम पाकिस्तान की किसी प्रोविंस की कर रहे हैं तो वो हम माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैक्रो लेवल होगा, अगर किसी प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो लेवल होगा। इसी तरह अगर हम किसी प्रोविंस, स्पेसिफिक प्रोविंस की बात करते हैं तो उसको हम मैक्रो लेवल पे अगर हम रखते हैं तो उस प्रोविंस के अंदर अगर कोई सिटी आ रहा है उसको हम माइक्रो लेवल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस तरह आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इज ड्राइव फ्रॉम, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है इसको देख लीजिएगा, विच मीन्स मूवमेंट और चेंज, ठीक है। कि डायनामिक्स का वर्ड बेसिकली ड्राइव हुआ है, फिजिक्स है या थिंक इसी टाइप का कोई वर्ड है, ठीक है, जिसको हम मूवमेंट या चेंज कहते हैं। बट इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डायनामिक्स का जो समझा जाता है, ठीक है, वो हम इस तरह कहते हैं कि मूवमेंट एक होती है, मे बी वो अनसर्टेन हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो ग्रोथ के हवाले से, ठीक है। जब कोई अचानक से चेंज आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेन, तो उसको हम डायनामिक के हवाले डायनामिक की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। इन डायनामिक इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। डायनामिक इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, और मैक्रो लेवल के जो वेरिएबल हैं उनमें कंजप्शन आ जाता है, इनकम आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम डायनामिक इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली वो वेरिएबल यूज़ करते हैं जो मैक्रो लेवल या लार्ज स्केल के होते हैं, जिसमें हमारे पास कंजप्शन आ रहा है, इनकम आ रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब सिंपल उन्होंने डेफिनेशन दे दिया है कि डायनामिक इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकॉनमी की स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम रेट ऑफ आउटपुट को चेंजिंग देखते हैं, ठीक है। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट ग्रोथ है। डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्होंने जस्ट उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि डायनामिक इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एन इकॉनमी। ये किसी इकॉनमी के अंदर ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज देखते हैं आउटपुट के हवाले से, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेशक आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर वैसे पूछ लेना, ठीक है, फिर हम फर्दर वहाँ पे क्लियर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है प्री वर्कर प्रोडक्टिविटी फंक्शन, ठीक है। इसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। y इज़ इक्वल टू ए के अल्फ़ा L1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, जो भी है। तो इसको एज इट इज़ आपको देखना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद ये ग्राफ भी एज इट इज़ आपने देखना है। और टेक एनी कंट्री फॉलोइंग डाटा, ओके, GDP पर कैपिटा, ये आई थिंक कोई असाइनमेंट आपको मिली हुई है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ का डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है? डाटा सोर्स आप याद रख लें, WDI से मोस्टली इन सब को ही डाटा मिल जाएगा। GDP पर कैपिटा का, इन्वेस्टमेंट रेट का, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन पॉपुलेशन, मोस्टली WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है, वहाँ से उम्मीद है ये मिल जाएगा। तो एक सोर्स जस्ट याद कर लें आप। उसके बाद हमारे पास है, ओके जी, ये क्वेश्चन है आई थिंक कुछ
आई थिंक इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आपको याद तो नहीं, खैर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद ग्रोथ अकाउंटिंग, नेक्स्ट 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 सोलो ग्रोथ मॉडल। ओके जी, जो सोलो ग्रोथ मॉडल है ये बेसिकली 1909 से 1949 तक मतलब इसका टाइम पीरियड था, और ये न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल कहलाता है। ठीक है, इसको एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन US इज़ 1909-1949 इज़ 2.9%। ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज बेस पे आप याद रख लें कि 1909 से 1949 तक जो US का ग्रोथ रेट था वो 2.9% था। दिस ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीज्ड बाय लेबर एंड कैपिटल प्लस वन मोर वेरिएबल विच इज़ अननाउन। ठीक है, वो कहते हैं कि इस ग्रोथ रेट में चेंज आया, मीन्स कि ये इंक्रीज़ हुआ ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल यूज़ करने से। ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल ऐसा यूज़ किया गया जिसको यहाँ पर उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। बिकॉज द लेबर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 1.09%। फिर उन्होंने बताया कि जो लेबर की उस टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन थी 1.09% थी, और जो कैपिटल की कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो 0.32% थी। ठीक है, द रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 1.49%, दैट इज़ मिसिंग वेरिएबल इन द ग्रोथ। ठीक है, और जो रिमेनिंग हमारे पास ये 1.49% ग्रोथ है ना, ये किसी ऐसे वेरिएबल की वजह से थी जो यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं किया गया। अब वो तीसरा वेरिएबल था कौन सा, वो हमने बेसिकली यहाँ पर सोलो ग्रोथ मॉडल का एजेंडा है या वो हमने देखना है। सोलो वर्क इज़ दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ थर्ड वेरिएबल थ्रू विच ग्रोथ इंक्रीज द सोलो गिव दैम अ नेम टेक्नोलॉजी। अब सोलो ने क्या किया था, वो बेसिकली मतलब वो जो थर्ड एक वेरिएबल था जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, उसने वो सर्च किया और वो कहता है कि उसको मैं नाम दे रहा हूँ टेक्नोलॉजी का, विच इज़ एक्सोजिनस फैक्टर। ठीक है, अब एक्सोजिनस फैक्टर क्या होता है, ये आप सर्च करना लाजमी। ठीक है, अगर रह जाता है फिर भी बता देना, लेकिन इसको सर्च करके आपने मतलब अंडरस्टैंड करना है। ओके, उसके बाद है हैरेड डिड नॉट कंसीडर एक्सोजिनस वेरिएबल। अच्छा, सोलो ग्रोथ मॉडल से पहले ना एक हैरेड डोमर मॉडल था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने वो बात की है कि हैरेड डिड नॉट कंसीडर एक्सोजिनस वेरिएबल। सोलो ग्रोथ मॉडल में एक्सोजिनस वेरिएबल को कंसीडर किया गया है। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ग्रोथ को बढ़ाने में, लेकिन जो हैरेड डोमर का मॉडल था, ठीक है, उसमें एक्सोजिनस वेरिएबल को इग्नोर किया गया था। ठीक है, उसको ऐड ही नहीं किया गया था। अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि सोलो कलेक्टेड द डाटा। अब ये सोलो ने क्या किया था, 1909 से 1949 तक का डाटा कलेक्ट किया, उसके अलावा ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, कि कितने % थी, उसके अलावा फिर डिटरमिन किया कि ग्रोथ रेट बढ़ किस तरह रहा है। ठीक है, या किन 3 चीज़ों पे बेसिकली वो डिटरमिन हो रहा है। तो उसने कहा था कि एक, उसने तो खैर नहीं, इकोनॉमिस्ट है, ज़रा अच्छे से बुलाना चाहिए। खैर, सोलो ने बेसिकली क्या कहा था कि मतलब लेबर 1.09%। ठीक है, उसके बाद कैपिटल 0.32%, और जो टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ रेट डिटरमिन हो रही है 1.49% था। ठीक है, यहाँ पे बल्कि उन्होंने विच इज़ फॉर्म द आउटसाइड ऑफ द मॉडल, बल्कि उन्होंने बता दिया एक्सोजिनस फैक्टर का कि एक्सोजिनस फैक्टर वो फैक्टर होता है जो मॉडल के आउटसाइड होता है, इनसाइड नहीं होता। ठीक है, बिगेस्ट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, वही ऊपर वाली बात है। बट द सोलो मॉडल ऑल मॉडल वी आर बेस्ड ऑन सेविंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल कमुलेशन। ठीक है, तो वो कहता है कि सोलो मॉडल के आने से पहले जितने भी मॉडल थे वो बेसिकली सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे या कैपिटल पे फोकस कर रहे थे, लेकिन जब सोलो मॉडल आया तो उन्होंने बेसिकली टेक्नोलॉजी वाला जो एक वेरिएबल है वो भी इसमें ऐड किया है। ये बेसिक डिफरेंस है। चेंज इन मॉडल की बात की जाए तो ये डेल्टा हमारे पास चेंज को शो करता है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है सोलो ग्रोथ मॉडल की, इसको आपने याद रखना है। वाई सोलो मॉडल हैव 3 नेम, सोलो ग्रोथ मॉडल बाय इट्स ओन नेम, क्योंकि ये सोलो इकोनॉमिस्ट या मतलब आप ऐसे कह लें, अब पता नहीं इकोनॉमिस्ट थे या नहीं थे, तो लाइक उनके अपने नेम की वजह से इसको सोलो ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, खैर फिर वो मेरे माइंड में आ रहा है, लाइक न्यू क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टर दैट इज़ प्राइस। मतलब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट उस टाइम दिए थे या इंपॉर्टेंट रोल उनका शो किया था, सोलो ने बेसिकली वो चीज़ें मतलब यूटिलाइज़ की जिसमें प्राइस, वेज रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और ये सारे फ्लेक्सिबल हैं, चेंज होते रहते हैं। सप्लाई साइड इज़ मोर फोकस, सोलो ग्रोथ मॉडल में सप्लाई साइड को ज़्यादा फोकस दिया गया। ठीक है, इस वजह से भी मतलब इसका नाम न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल होता है। फिर उसके बाद एक्सोजिनस मॉडल, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्निकल इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया गया है। ठीक है, एक्सोजिनस वेरिएबल के तौर पे, इसलिए इस मॉडल के 3 नाम हैं। अब ये तीनों लॉजिक्स आपने याद रखनी है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ हैरेड डोमर मॉडल, ये खैर पहले आना चाहिए था, एक्सटेंशन बाद में कहाँ आ गई है, चलें कर लेते हैं एज इट इज़ इसको।
Some points is irrelevant in Harrod-Domer model. For example, steady state equilibrium is determined by Harrod-Domer model as warranted and actual growth rate. ठीक है, कि वो कहता है कि बेसिकली जो हैरड-डोमर मॉडल है ना, उसमें स्टडी स्टेट जो इक्विलिब्रियम है, ये अब इसकी भी उम्मीद है डेफिनेशन आप लोगों ने की होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो वो कहता है स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो उनसे है ये वहाँ पर डिटरमन होता है जहाँ पर हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ डाइवर्जेंस इन इकॉनमी ड्यू टू स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम, किसी भी वजह से अगर इकॉनमी का स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो उनसे है वो चेंज हो जाता है, देयर वाज नो पैरामीटर्स इन दैट मॉडल दैट अगेन रिमार्क्स द पाथ ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स दैट इफ़ G ग्रेटर दैन GW इट विल बी गो जोन। ठीक है, अब ये GA और GW क्या है, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था ना कि क्या शो कर रहे हैं, अब ये मिसिंग है यहाँ पे। इट विल कंटिन्यू टू राइट साइड, दिस इज मेन प्रॉब्लम ऑफ हैरड-डोमर मॉडल, मेक इट अनस्टेबल मॉडल, सोलो स्टेबल मॉडल। ठीक है, अब वो यहाँ पे ना ये अब आपने देखनी है चीज़ें कि ये मैडम ने शायद कहीं आपको लिखवाया हो GA क्या है और GW क्या है। ठीक है, ये जस्ट अब उनका बैलेंस बता रहा है कि लाइक वो अगर एक ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वो कहता है कि जो मतलब हैरड-डोमर मॉडल था वो अनस्टेबल था, जबकि सोलो का जो मॉडल है वो स्टेबल है। उसके बाद वो कहता है कि फिक्स्ड कोफिशेंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ यूज्ड। ठीक है, कि मतलब जो कोफिशेंट हैं वो फिक्स्ड है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो हैरड-डोमर मॉडल में वो यूज़ किए गए हैं, जबकि नो सब्सटीट्यूट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, वो कहता है कि लेबर और कैपिटल का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। लेकिन वो जब सोलो ने बात की थी तो डेफिनेटली सोलो का ये कहना था कि लाइक टेक्नोलॉजी भी शामिल है। सोलो कंसिडर फ्लेक्सिबल कोफिशेंट प्रोडक्शन दैट इज़ अगेन K/L, दैट मीन्स K एंड L कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद वन अनदर। अब सोलो ये कहता है कि बेसिकली मतलब हमारे पास जो वेरिएबल या आप कह लें, ठीक है, या कोफिशेंट है वो फ्लेक्सिबल है, लेबर की जगह कैपिटल भी यूज़ हो सकता है और कैपिटल की जगह लेबर भी यूज़ हो सकता है। जबकि हैरड-डोमर ये कहता था कि ये दोनों सब्सटीट्यूट नहीं है, कैपिटल अपना काम करे और लेबर अपना काम करें। इन हैरड-डोमर मॉडल देयर माइट बी प्रॉब्लम ऑफ डिमांड, कि बेसिकली हैरड-डोमर जो मॉडल है वो फोकस करता है डिमांड साइड पे ज़्यादा, जबकि सोलो मॉडल कहता है कि हमें ज़्यादा फोकस सप्लाई साइड पे करना चाहिए। अजम्पशंस उन्होंने दे दी हैं। ठीक है, अजम्पशंस में प्राइसेस, वेज रेट एंड इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल हैं। अब आई डोंट नो, ये आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ये हैरड-डोमर की अजम्पशन है या फिर सोलो ग्रोथ मॉडल की अजम्पशन है। मुझे लग तो ये सोलो ग्रोथ मॉडल की रही हैं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो कहता है कि बेसिकली ये चीज़ें हमारे पास फ्लेक्सिबल हैं, चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है हमारे पास। ठीक है, और कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया, उसके बाद इसकी डायग्राम बना दी गई है। उसके बाद वो कहता है अगर लेबर इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू, आई थिंक ये होगा MR, ठीक है, वो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फॉर लेबर डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, अब ये कुछ रट्टा सिस्टम यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, वरना इसके पीछे मतलब लॉजिक्स हैं वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब ये है कि लेंथी हो जाएगा काम। लेबर फोर्स इज़ डिटरमिन एक्सोजनसली, इट इंक्रीज विद एन रेट। ठीक है, कि लेबर हमारे पास बेसिकली इंक्रीज़ होती रहती है। सेविंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जितनी सेविंग होगी वो इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, उसके बाद बिकॉज सेविंग कम इन इनकम एंड देयर इज़ नो, अब ये क्या वर्ड है पता नहीं, मिसिंग है इन्वेस्टमेंट, सो सेविंग ऑलवेज बिकम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बस इतना आप कर दें। उसके बाद पर वर्कर प्रोडक्टिविटी की वो बात कर रहा है, इज़ यूज्ड इन सोलो मॉडल। सोलो मॉडल के अंदर पर वर्कर प्रोडक्टिविटी फंक्शन की बात की गई है। ठीक है, कि लाइक मतलब नॉट एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब हम इकट्ठी बात नहीं कर रहे कि सारे लेबर की मिल मिला के कितनी प्रोडक्शन होगी, बल्कि हम पर वर्कर के हिसाब से इसमें चलते हैं। ये अगेन वही मैथमेटिकल फॉर्म है, ये देखनी है। अब स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम आ गया। अज्यूम दैट सोलो रेजिडुअल डेल्टा ए ओवर ए इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम में वो कहता है कि हमारे पास अगर ये इक्वल टू 0 है तो मीन्स कोई टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन सोलो ये बेसिकली कहता है कि दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट इन इकॉनमी, आइदर इट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट और डिसइक्विलिब्रियम स्टेट। इफ़ यू स्टार्ट एट एनी सिचुएशन यू कैन अचीव स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग टर्म। वो कहते हैं कि बेसिकली अगर आप इकॉनमी का स्टार्ट बेशक इक्विलिब्रियम से लो या डिसइक्विलिब्रियम से लो, मतलब इकॉनमी जिस भी सिचुएशन में है आप उसका इंचार्ज संभाल लो, तो एक टाइम ऐसा आता है लॉन्ग टर्म में कि वो ऑटोमेटिकली स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाती है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जाती हैं, लेकिन एक टाइम उस पर लगता है। स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम इज़ दैट सिचुएशन पोजीशन वेयर पर
कैपिटल एंड पर कैपिटा इनकम आर कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम वो कहता है ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर कैपिटा कैपिटल, ये मुझे वैसे बहुत ठीक नहीं लग रही, पर कैपिटा कैपिटल, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है पर कैपिटा इनकम के, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है। दिस पोजीशन इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट, कैपिटल ग्रोथ रेट, लेबर ग्रोथ रेट इज इक्वल, यहाँ पर बेसिकली ये चारों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सोलो मॉडल, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर फिक्स्ड कैपिटल, देन रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। अब वो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट को फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ उसको इफेक्ट करती है, दूसरी उसको डेप्रिसिएशन इफेक्ट करती है। ज़ाहिर बात है आप कोई भी मशीनरी परचेज करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें डेप्रिसिएशन होती ही होती है, और इस तरह अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली उस पर ज़्यादा बर्डन डालना होता है क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन वही सारी मतलब ये रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की फंक्शन है, ये आपने देख लेने हैं, ये डायग्राम देख लेनी है। इसमें वैसे मेन जो चीज़ें हैं ना हैं यही मैथमेटिकल काम, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। चेंज इन फैक्टर की वो बात कर रहे हैं कि जब हमारे फॉर एग्जांपल सेविंग अब वो ज्यूम कर रहा है कि बढ़ गई हैं, ठीक है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ठीक है। तो वो कहता है जब हमारी सेविंग बढ़ती है ना तो उससे हमारा कैपिटल आउटपुट बढ़ जाता है, जिसको वो कैपिटल मतलब आउटपुट को के स्टार का नाम दे रहा है, ठीक है, के स्टार भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड इट इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग आउटपुट, और फिर बेसिकली वो इंक्रीज तो हो रहा होता है लेकिन ऑटोमेटिकली वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। इट मीन्स दैट लॉन्ग टर्म वाई को वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के सेविंग के इंक्रीज़ होने से हमारे पास इनकम भी या फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कह सकते हैं कि वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद पॉपुलेशन चेंज का उन्होंने शो कर दिया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उससे इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें वो ये कहते हैं बिकॉज व्हेन इंक्रीज इन पॉपुलेशन द पर कैपिटा इज़ डिवाइडेड एंड डिक्रीज द इनकम, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम हमें डिवाइड करना पड़ रही है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो इफेक्ट आएगा और वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव या फिर डिक्रीज़ आप कर लें, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली व्हेन वाई इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज़ होती हैं तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सेविंग डिपेंड कर रही होती हैं इनकम पे, ठीक है, और वाई हमें यहाँ पर या इकोनॉमिक ग्रोथ या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव रिलेशन है इकोनॉमी के साथ, लाइक बढ़ता है। तो ये डायग्राम भी आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है, इसमें मेन डायग्राम का ही रोल है और ये इक्वेशंस का है। तो मुझे जो जो चीज़ें इसमें ओके लगी या इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी फ़र्दर अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो वो आप डिस्कस कर लेना मेरे साथ, और विश यू गुड लक, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा पेपर। बाकी फ़र्दर फिर बताइएगा नेक्स्ट जो भी करना हुआ। एनीवे अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।